नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका परीक्षा स्टडी 24 यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम आपको डीएलएड प्रथम सेमेस्टर के विषय विज्ञान को कराएंगे। वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, घंटी वाले बटन को दबा लें। जब आप घंटी वाले बटन को दबाएंगे तो जब भी वीडियो हम डालेंगे तो आपको एक नोटिफिकेशन मिलेगी, तो आप उससे जुड़ सकते हैं वीडियो लाइव क्लास से। देखते हैं दोस्तों, आपका कंप्लीट सिलेबस कराया जाएगा। हमारे पढ़ाने का तरीका अलग है। हम शब्द का अर्थ बताते हैं जिससे आप समझ जाएं और पेपर में अपनी भाषा में लिख सकें। प्राकृतिक वस्तुएं, इसे समझते हैं। प्राकृतिक और वस्तुएं। प्राकृतिक यानी प्रकृति, वस्तुएं यानी जो वस्तुएं होती हैं वो, यानी जो प्रकृति से वस्तुएं प्राप्त हों वो प्राकृतिक वस्तुएं। नेक्स्ट टॉपिक क्या है? मानव निर्मित वस्तुएं। पहले इसका अर्थ समझ लेते हैं प्राकृतिक वस्तुओं और मानव निर्मित वस्तुओं का। मानव निर्मित वस्तुएं यानी मनुष्य द्वारा, व्यक्ति द्वारा जो वस्तुएं बनाई जाती हैं या जिनका निर्माण किया जाता है वो मानव निर्मित वस्तुएं कहलाती हैं। तो आप इन्हें अपनी भाषा में लिख सकते हैं। वह वस्तुएं जो प्रकृति से प्राप्त होती हैं उन्हें प्राकृतिक वस्तुएं कहते हैं। जैसे हवा यानी वायु, हवा, जल है यानी पानी, मिट्टी, खनिज, पेड़ पौधे, ये सभी क्या हैं? प्रकृति से प्राप्त होते हैं। तो ये प्राकृतिक वस्तुएं हैं। मानव निर्मित वस्तुएं वह वस्तुएं जिनका निर्माण मानव द्वारा किया जाता है उन्हें मानव निर्मित वस्तुएं कहते हैं। जैसे वस्त्र यानी कपड़ा, कांच, प्लास्टिक, साबुन, ये सभी क्या है? मानव निर्मित वस्तुएं हैं। कांच देखते हैं। कांच धातुओं के सिलिकेटों का निर्माण मिश्रण है। कांच क्या है? जो धातु होते हैं उनके सिलिकेटों का मिश्रण है। कांच दो प्रकार के होते हैं, एक तो साधारण कांच, एक कठोर कांच। जो साधारण कांच है वो सोडियम बाइकार्बोनेट, चूना पत्थर और रेत को मिलाकर बनाया जाता है, और कठोर कांच होता है वो पोटेशियम बाइकार्बोनेट, चूना पत्थर तथा रेत को मिलाकर बनाया जाता है। जब आप तुलना करके पढ़ेंगे तो आपको सही से याद रहेगा। जो साधारण कांच है उससे क्या है? बोतल बनाई जाती हैं, खिड़की के शीशे बनाए जाते हैं, ये सभी बनाए जाते हैं। और कठोर कांच से जो प्रयोगशाला में जो उपकरण यूज होते हैं, जैसे बीकर है, परख नली है, तो ये सब बनाए जाते हैं कठोर कांच से। कठोर कांच का निर्माण पोटेशियम कार्बोनेट से और साधारण कांच का निर्माण सोडियम बाइकार्बोनेट से। तो इस प्रकार आप तुलना करके जब याद करेंगे तो आप लंबे समय तक याद रख सकते हैं। प्लास्टिक की डेफिनेशन आए तो क्या लिखेंगे? रासायनिक रूप से असंतृप्त हाइड्रोकार्बनों के उच्च अणुभार के बहुलक प्लास्टिक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? प्लास्टिक पदार्थ कहलाते हैं। जैसे बेकेलाइट है, पॉलीथीन है, ये क्या है? प्लास्टिक। और प्लास्टिक भी दो प्रकार की होती है। एक तो जिसे हम पुनः यूज कर सकते हैं, एक जिसे एक बार ही यूज कर सकते हैं। तो देखते हैं थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। थर्मोप्लास्टिक जो होती है वो पॉलीथीन होती है, अपनी जो सब्जी वगैरह लेते हैं वो पॉलीथीन। और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक बेकेलाइट। अब समझते हैं थर्मोप्लास्टिक। इस प्लास्टिक को गर्म करने पर मुलायम हो जाती है। तो गर्म करने पर मुलायम तो दोनों हो जाएंगी। इसे ठंडा करने के बाद पुनः गर्म करके मुलायम किया जा सकता है। उदाहरण में पॉलीथीन है, पीवीसी है। अब देखते हैं थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। इस प्लास्टिक को गर्म करने पर मुलायम हो जाती है। इसे ठंडा करने के बाद पुनः गर्म करके मुलायम नहीं किया जा सकता। तो इस प्रकार हमने आपको समझाया कि थर्मोप्लास्टिक है उसे दोबारा पुनः यूज कर सकते हैं और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक को पुनः यूज नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट है साबुन। साबुन की डेफिनेशन देखेंगे। साबुन
साबुन की डेफिनेशन देखते हैं। रासायनिक रूप से साबुन उच्च बसीय अम्लों के सोडियम तथा पोटेशियम लवण होते हैं। क्या होते हैं? पोटेशियम तथा सोडियम लवण होते हैं। तो आप डेफिनेशन में लिख सकते हैं। इसकी रिएक्शन भी दे सकते हैं। वनस्पति तेल में सोडियम हाइड्रोक्साइड मिलाने पर साबुन का निर्माण होता है। तो C17H35 COOH प्लस NaOH इक्वल टू C17H35 COONA प्लस H2O। तो ये साबुन का सूत्र है। नेक्स्ट देखते हैं डिटर्जेंट, जिसे अपमार्जक भी कहते हैं। तो कठोर जल के साथ यानी कठोर पानी के साथ झाग देने वाले पदार्थ डिटर्जेंट कहलाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है सजीव वस्तुएं। यह प्रश्न कई बार पूछा गया है। सजीव और निर्जीव वस्तुएं, तो एक एक करके समझते हैं। सजीव वह वस्तुएं जिनमें श्वसन क्रिया हो, प्रजनन क्रिया हो, जो अपनी इच्छा से गति कर सके, अपनी इच्छा से गति कर सकें। ये नहीं कि हमने देखा कि कार भी चलती है, तो कार चलती है, अपनी इच्छा से नहीं चलती है। तो वह वस्तुएं जिसमें श्वसन क्रिया, प्रजनन क्रिया तथा अपनी इच्छा से गति कर सकें, सजीव वस्तुएं कहलाती हैं। जैसे मनुष्य है, जो भी जानवर आते हैं वो सजीव के अंतर्गत आते हैं। निर्जीव वस्तुओं में समझते हैं वह वस्तुएं जिनमें श्वसन क्रिया, प्रजनन क्रिया नहीं होती है और जो अपनी इच्छा से गति न कर सकें, निर्जीव वस्तुएं कहलाती हैं। जैसे लकड़ी है, लोहा है, जो भी धातुएं होती हैं, बस है, कार है, साइकिल है, ये सभी निर्जीव वस्तुओं के अंतर्गत आती हैं। तो इस प्रकार आपने समझा कि सजीव वस्तुएं और निर्जीव वस्तुओं में अंतर। जो मुख्य अंतर आप एक लिख सकते हैं, वह वस्तुएं जिनमें श्वसन क्रिया होती है सजीव वस्तुएं कहलाती हैं, वह वस्तुएं जिनमें श्वसन क्रिया नहीं होती है निर्जीव वस्तुएं कहलाती हैं। सजीव वस्तुओं के लक्षण क्या होते हैं? जो सजीव वस्तुएं होंगी उनमें वृद्धि होगी, गति होती है, पोषण की आवश्यकता होती है, श्वसन क्रिया होती है, प्रजनन क्रिया, उत्सर्जन क्रिया भी होती है, उत्तेजना, अनुकूलन, कोशिकीय संरचना होती है, निश्चित आकार होता है, शारीरिक संगठन होता है, जीवन चक्र होता है। तो ये सभी लक्षण किसके हैं? सजीव वस्तुओं के लक्षण हैं। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों सजीव तथा निर्जीव में अंतर। ये भी आपका कई बार प्रश्न पूछा गया है, तो हेडिंग डाल लें सजीव और निर्जीव। एक एक करके समझते हैं। सजीव में श्वसन क्रिया होती है, ये हमने आपको बताया था। निर्जीव में श्वसन क्रिया नहीं होती है। सजीव में प्रजनन क्रिया होती है, निर्जीव में प्रजनन क्रिया नहीं होती है। सजीव में उत्सर्जन क्रिया होती है और निर्जीव में उत्सर्जन क्रिया नहीं होती है। सजीव में वृद्धि होती है, निर्जीव में वृद्धि नहीं होती है। सजीव का शरीर कोशिकाओं से बना होता है, निर्जीव का जो शरीर है वो कोशिकाओं से नहीं बना होता है। प्रजनन क्रिया का मतलब ये है कि संतान उत्पत्ति क्या बोलेंगे जिसे, प्रजनन क्रिया, यानी जो सजीव होते हैं वो बच्चा देते हैं। और उत्सर्जन क्रिया का मतलब ये है, उत्सर्जन यानी कि आपने देखा होगा कि हमारे पसीना आता है, जो पसीना आता है यानी जो वाटर होता है, एक्स्ट्रा वाटर, वो वाष्प के रूप में बाहर निकलता है, या गैसें वगैरह जो भी कुछ हानिकारक तत्व होते हैं वो उत्सर्जित हो जाते हैं। तो ये मतलब था। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों पौधे और जंतुओं में अंतर। पौधे में और जंतुओं में अंतर एक एक करके समझते हैं। पौधों में जीवन पर्यंत वृद्धि होती है, जंतुओं में क्या होता है, एक निश्चित आयु तक वृद्धि होगी। यही मनुष्य में होता है। पौधे गति नहीं करते, पौधे होते हैं वो गति नहीं करते, यानी एक ही जगह स्थिर रहते हैं। जंतु गति करते हैं। पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। पौधे क्या होते हैं, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के फलस्वरूप वो भोजन अपना स्वयं बनाते हैं हरे पत्तों द्वारा। जंतु अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं।
ये पेड़ पौधों पर निर्भर रहते हैं। पौधे श्वसन क्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और जंतु ऑक्सीजन लेते हैं श्वसन क्रिया में। पौधों में ज्ञानेंद्रियां नहीं पाई जाती हैं, जबकि जंतुओं में ज्ञानेंद्रियां पाई जाती हैं। तो इस प्रकार आपने पौधे तथा जंतुओं में अंतर देखा। अब देखते हैं पौधे तथा जंतुओं में समानता। दोनों में क्या समानता होती है? पौधे तथा जंतु दोनों वृद्धि करते हैं, दोनों की वृद्धि होगी। पौधे तथा जंतु दोनों, यहां पर ये वाला पॉइंट आप काट दें, क्योंकि ये वाला, पौधे तथा जंतु दोनों श्वसन करते हैं। पौधे एवं जंतु दोनों प्रजनन करते हैं। पौधे तथा जंतु दोनों संवेदनशील होते हैं। पौधे तथा जंतु दोनों भोजन की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, स्वपोषी। स्वपोषी को समझते हैं। स्वपोषी यानी जो अपना भोजन स्वयं निर्माण करते हैं, वो स्वपोषी कहलाते हैं। तो इसके अंतर्गत आपके पेड़ पौधे आते हैं। पेड़ पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। जो अपने भोजन का निर्माण स्वयं करते हैं, खुद करते हैं, वह स्वपोषी कहलाते हैं। पेड़ पौधे स्वपोषी के अंतर्गत आते हैं। हरे पेड़ पौधे, जो हरे पौधे होते हैं, वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड तथा मिट्टी से जल प्राप्त करके सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अपने भोजन का निर्माण स्वयं करते हैं, इसलिए ये स्वपोषी कहलाते हैं। शाकाहारी, शाकाहारी कौन होते हैं? जो अपना भोजन पेड़ पौधों से प्राप्त करते हैं, वो शाकाहारी कहलाते हैं। जैसे बकरी है, हिरन है, खरगोश है, ये अपना भोजन किससे प्राप्त करते हैं? पेड़ पौधों से, तो ये शाकाहारी होते हैं। मांसाहारी, जो अपना भोजन शाकाहारी जंतुओं से प्राप्त करें, वो मांसाहारी कहलाते हैं। जैसे शेर है, चीता है, तो ये किसके अंतर्गत आते हैं? मांसाहारी के अंतर्गत आते हैं। अब सर्वाहारी समझते हैं। जो अपना भोजन पेड़ पौधों तथा जंतुओं दोनों से प्राप्त करते हैं, वे सर्वाहारी कहलाते हैं। जैसे मनुष्य है, मनुष्य क्या है? हरी हरी सब्जियां भी खाता है। तो सब्जियां एक तरह के पेड़ पौधे ही होते हैं, और मांस भी खाता है। तो ये दोनों ही गुण मनुष्य में पाए जाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, जंतुओं का वर्गीकरण। हम वर्गीकरण कई प्रकार से कर सकते हैं। वास स्थान, वास स्थान का मतलब यहाँ है रहने के स्थान के आधार पर। जैसे जल में, स्थल में, वायु में, कहाँ पर रहते हैं उसके अनुसार यहाँ पर क्या है? वर्गीकरण करेंगे जंतुओं का। तो स्थलीय यानी वास स्थान के आधार पर एक एक करके समझते हैं। स्थलीय जंतु कौन से होंगे? स्थल पर रहने वाले, जमीन पर रहने वाले जंतुओं को स्थलीय जंतु कहते हैं। तो जमीन पर कौन कौन रहेगा? जो जानवर आपको जमीन पर आपने देखे होंगे, हम भी जमीन पर ही रहते हैं। गाय, भैंस, बकरी, कुत्ता, बिल्ली, मनुष्य, ये सभी क्या है? स्थलीय जंतु के अंतर्गत आएंगे। जलीय जंतु, जल में रहने वाले जंतुओं को जलीय जंतु कहते हैं। जैसे मछली, ये जल में रहती है। वायवीय जंतु यानी जो जंतु अधिकांश समय वायु में रहते हैं, वो सभी किसके अंतर्गत आते हैं? वायवीय जंतु के अंतर्गत आते हैं। जो पक्षी होते हैं वो अधिकांश समय तक क्या है? हवा में रहते हैं। तो ये सभी किसके अंतर्गत आएंगे? वायवीय जंतु के अंतर्गत आएंगे। चील, कौवा, कबूतर, बगुला, जो भी पक्षी हैं वो सभी आएंगे। उभयचर जंतु, ये प्रश्न पूछा गया है, उभयचर जंतु के नाम लिखिए। तो उभयचर जंतु का मतलब होता है जो जल में भी रहें और स्थल पे भी, यानी दोनों जगह अपना जीवन यापन करें। तो मेंढक जल में भी रह सकता है और स्थल पे भी। कछुआ जल में भी रह सकता है, स्थल पे भी। तो ऐसे जंतु जो जल तथा स्थल दोनों स्थानों पर अपना जीवन यापन करते हैं, उन्हें उभयचर जंतु कहते हैं।
नेक्स्ट देखते हैं प्रजनन विधि के आधार पर, यानी अंडा देने वाले और बच्चा देने वाले जंतु, प्रजनन विधि के आधार पर। तो देखते हैं दोस्तों, अंडयुज और जरायुज। अंडयुज, अंडा देने वाले जंतुओं को अंडयुज कहते हैं, जैसे मछली है, मेंढक है, छिपकली है, सर्प है, पक्षी, कीड़े, ये सभी अंडा देते हैं। जरायुज यानी बच्चा देने वाले जंतुओं को जरायुज कहते हैं, जैसे गाय, भैंस, बकरी, मनुष्य, खरगोश, ये सभी जरायुज के अंतर्गत आएंगे। नेक्स्ट अंतर है मेरुदंड यानी रीढ़ की हड्डी की उपस्थिति के आधार पर। तो इसके अंतर्गत अकशेरुकी जंतु जिनमें मेरुदंड यानी रीढ़ की हड्डी नहीं पाई जाती है उन्हें अकशेरुकी जंतु कहते हैं, जैसे केंचुआ, घोंघा, कीड़े मकोड़े, ये आएंगे सभी। कशेरुकी जंतु जिनमें मेरुदंड पाई जाती है उन्हें कशेरुकी जंतु कहते हैं, यानी जिनमें रीढ़ की हड्डी पाई जाती है। गाय, भैंस, मछली, मेंढक, पक्षी, ये सभी किसके अंतर्गत आएंगे? कशेरुकी जंतु के अंतर्गत आएंगे। नेक्स्ट है आपका संरचना के आधार पर। किसके आधार पर जंतुओं का वर्गीकरण कर रहे हैं? संरचना के आधार पर। एक कोष की है, जिनमें एक कोशिका पाई जाए वो एक कोष की है, जिनमें बहुत सी कोशिका पाई जाए वे बहुकोशिकीय होंगे। जिन जंतुओं का शरीर केवल एक ही कोशिका से बना होता है वे एक कोशिकीय जीव कहलाते हैं। ये नग्न आंखों से नहीं दिखाई देते हैं तथा नव जलीय वातावरण में पाए जाते हैं, जैसे अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना। एक कोषीय जीव जीवन की उत्पत्ति में प्रथम जीव माने गए हैं। बहुकोषीय, जिन जंतुओं का शरीर एक से अधिक कोशिकाओं से बना होता है वे बहुकोषीय जंतु कहलाते हैं, जैसे मछली है, मेंढक है, मनुष्य है। नोट में देख लेते हैं, वनस्पति विज्ञान का जनक, वनस्पति विज्ञान का जो जनक है थियोफेस्टस को कहते हैं। वर्गीकरण के जनक लीनियस हैं। जंतु विज्ञान के जनक अरस्तु हैं। ये एक एक नंबर में प्रश्न पूछे जाते हैं। पौधों का वर्गीकरण, पौधों का वर्गीकरण करते हैं, अभी जंतु का वर्गीकरण किया था, अब एक एक करके समझते हैं। पुष्प के आधार पर, यानी पुष्पीय पौधे, अपुष्पीय पौधे। पुष्पीय पौधों पर पुष्प लगते हैं, जैसे गुलाब है, आम है, कुमुदनी है, सरसों है। अपुष्पीय पौधों पर पुष्प नहीं लगते हैं, जैसे कवक, शैवाल, मॉस, फर्न। आकार के आधार पर देखते हैं साक, ये 1 मीटर से कम नाप के छोटे पौधे होते हैं। इनका तना कोमल, पतला तथा कमजोर होता है, जैसे पालक, मटर, झाड़ी। ये 1 मीटर से 3 मीटर की औसत ऊंचाई वाले कठोर व मजबूत पौधे होते हैं। इनका मुख्य तना स्पष्ट नहीं होता है और ये अधिक शाखित होते हैं तथा आपस में उलझ जाते हैं। यानी जो झाड़ियाँ आपने देखी हैं वही हैं, जैसे करौंदा है, गुलाब है, गुड़हल है, ये सभी इसके अंतर्गत आएंगे, झाड़ी के अंतर्गत। वृक्ष तो आपने देखे हैं, नीम, पीपल, बरगद, ये सभी वृक्ष के अंतर्गत आते हैं। ये 3 मीटर से अधिक लंबे होते हैं तथा तना मोटा, बेलनाकार तथा बहुभुजाकार होता है, जैसे नीम है, आम है, पीपल है, बरगद है, शीशम है आदि। आयु के आधार पर देखते हैं पौधों का वर्गीकरण। 1 वर्षीय पौधे जिनका जीवन काल 1 वर्ष का हो, 1 वर्षीय। 2 वर्षीय पौधे जिनका जीवन काल 2 वर्ष का हो, 2 वर्षीय। बहुवर्षीय पौधे जिनका जीवन काल कई वर्षों तक का हो, बहुवर्षीय पौधे होते हैं। अब एक एक करके समझते हैं। 1 वर्षीय पौधे कौन कौन से होते हैं? जो खेत में फसल उगाई जाती है, चना, मटर, गेहूँ, मक्का, धान। 2 वर्षीय यानी केला की फसल होती है 2 वर्ष की। बहुवर्षीय यानी आम, नीम, कटहल, जो भी शीशम, बरगद, जो भी पेड़ आप देखते हैं। तो इस प्रकार वर्गीकरण ये पूछे जाते हैं आपके पेपर में शॉर्ट में कि बहुवर्षीय पौधे कौन से होते हैं। सजीवों का वास स्थान,
समझते हैं दोस्तों। वासस्थान का मतलब है जहाँ पर रहते हैं, वही वासस्थान होता है। तो वह स्थान जहाँ किसी जीवधारी को पर्याप्त भोजन, सुरक्षा, प्रजनन तथा सभी अनुकूल दशाएं उपलब्ध होती हैं, उसे उसका वास स्थान कहते हैं, यानी रहने का स्थान कहते हैं। वास स्थान, वास स्थान यानी जीव जिस स्थान पर रहता है वह स्थान उस जीव का वास स्थान होता है। तो इस प्रकार आपने समझा। वातावरण में सजीवों का वास स्थान जल, स्थल, वायु तथा मरुस्थल होता है। एक एक करके समझते हैं। जलीय जीव, ये पूछे जाते हैं आपके पेपर में। जलीय जीव, जल में रहने वाले जीवों को जलीय जीव कहते हैं, जैसे मछली, ठीक है, सिंगाड़ा, जलकुंभी, कमल, ये भी क्या है, जलीय जीव के अंतर्गत आते हैं। स्थलीय जीव, जो स्थल पर रहेंगे जीव वो स्थलीय जीव। गाय, बकरी, जो भी जानवर हैं, पौधों में आपके नीम, आम, अमरूद, शीशम, बरगद, ये सभी स्थलीय जीव के अंतर्गत आएंगे, स्थल पर पाए जाते हैं। मरुस्थलीय जीव, ऊंट, ये मरुस्थल में पाया जाता है। बबूल, नागफली, जो ऊंट है मरुस्थल में रहने के लिए इसकी जो हम कह सकते हैं, जो मरुस्थल में जीवन यापन कर सकता है, क्योंकि यह कई दिनों तक बिना पानी के रह सकता है। मरुस्थल में पानी की कमी होती है। इसी प्रकार से नागफनी और बबूल के पेड़ हैं। उभयचर जीव, जल तथा स्थल दोनों जगह रहने वाले जीवों को उभयचर जीव कहते हैं। मेंढक तथा कछुआ इसके अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट है आपका अनुकूलन। अनुकूलन आपकी डेफिनेशन पूछी जाती है। आकृति, आकार, रंग रूप, संरचना तथा आवास संबंधी लक्षणों में ऐसा परिवर्तन जो सजीव को विशेष पर्यावरण में सफलतापूर्वक जीवित रहने में सहायक होता है, अनुकूलन कहलाता है। कहने का मतलब ये होता है, अनुकूलन यानी जो जीव है अपने जीवन यापन करने के लिए अपने को एडजस्ट कर ले, वही अनुकूलन है। जो उसके कुछ लक्षण होते हैं उसमें बदलाव करके अपने को एडजस्ट कर ले। अनुकूलन की विशेषताएं, जंतुओं तथा पौधों में जलीय, स्थलीय, वायवीय अनुकूलन की विशेषताएं एक एक करके समझते हैं। जलीय अनुकूलन की विशेषताएं, ये प्रश्न पूछे गए हैं। जलीय जीवधारियों का शरीर पानी में रहने के लिए अनुकूलित होता है। अनुकूलन जीवधारियों के शरीर में रचनात्मक विशेषताओं के कारण होता है। जलीय जंतुओं में अनुकूलन हेतु विशेषताएं एक एक करके समझते हैं। ये जलीय अनुकूलन की विशेषताएं, यदि जलीय जंतुओं में अनुकूलन की विशेषताएं पूछी जाएं तो कैसे लिखेंगे, और जलीय पौधों में अनुकूलन की विशेषताएं पूछी जाएं तो कैसे लिखेंगे, तो एक एक करके समझते हैं। जलीय जंतु यानी मछली के शरीर पर जल रोधी शल्क पाए जाते हैं। इसमें श्वसन के लिए विशेष संरचनाएं जैसे गिल या जिसे क्लोम कहते हैं पाई जाती हैं। तैरने के लिए इनका शरीर धारा रेखित तथा चपटे पंख वाला होता है। गर्दन का अभाव होता है तथा आँखों पर निमेषक पटल होती है। ये सभी लक्षण मछली के जल में तैरने, भोजन की तलाश करने, श्वसन के प्रति अनुकूलित हैं, यानी श्वसन के प्रति अनुकूलन है। इसी प्रकार अन्य जलीय जंतुओं में भी अनेक विशेषताएं पाई जाती हैं जिनके कारण वे जल में निवास करते हैं। मेंढक के पश्चपाद यानी पीछे के जो पैर होते हैं वो कैसे होते हैं, जालनुमा होते हैं, तो तैरने में तथा लंबी मांसपेशियां भूमि पर कूदने में सहायता करती हैं। इसके अतिरिक्त जल में त्वचा द्वारा तथा स्थल पर फेफड़े द्वारा श्वसन करते हैं। तो ये मेंढक है जो जल में त्वचा द्वारा श्वसन और स्थल पर फेफड़े द्वारा श्वसन करता है। यह प्रश्न आपके पेपर में पूछा गया है। मछली के जल में रहने के लिए कौन कौन से अनुकूलन अंग सहायक हैं, तो धारा रेखित शरीर, पंख है, गलफड़े या फिर जैसे गिल्स बोलते हैं या गिल बोलते हैं। निम्न में से कौन सा मछली का अनुकूलन अंग नहीं है,
तो मछली में क्या नहीं होता है, ये आप ऑप्शन में ज़रूर बताएं। अभी हमने ये टॉपिक पढ़ाया है। जंतुओं के जल में रहने हेतु अनुकूलन की विशेषताएं, ये प्रश्न पूछा गया है। मछली के श्वास के लिए कौन कौन से अंग पाए जाते हैं, तो ये गलफड़ा है। नेक्स्ट देखते हैं जलीय पौधों में अनुकूलन या जलीय पौधों में अनुकूलन की विशेषताएं। तो जलीय पौधा जल में रहने के लिए अनुकूलित होता है। इन पौधों का तना कोमल तथा कमजोर होता है। इनमें पत्तियां पतली, कटी फटी अथवा तैरने की अवस्था में होती हैं। पत्तियों में प्राय रंध्रों का अभाव होता है। यदि रंध्र होंगे तो पानी भर जाएगा। ये एक तरीके से चिकनी होती हैं। इन पौधों में जड़ तंत्र अल्प विकसित होता है। तना, पर्णवृंत तथा पत्तियों में अधिक वायुकोश होता है। अतः जलीय पौधे स्पंजी व हल्के होते हैं। जलीय पौधों के सभी भागों पर जलरोधी मोम या उपचर्म की परत पाई जाती है, जो इनको पानी में सड़ने से बचाती है। इन्हीं लक्षणों के कारण ये पौधे जलीय वातावरण में सफलतापूर्वक जीवन यापन करने में सक्षम होते हैं। जैसे जलकुंभी है, गांव में जो छात्र रहते हैं उन्होंने देखा होगा तालाब में जो जलकुंभी होती है, सिंगाड़े की जो बेल डाली जाती है, हाइड्रिला, कुमुदनी, कमल। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, या फिर विशेषताओं में आप पॉइंट बनाकर भी लिख सकते हैं। यदि आपको डिटेल में नहीं लिखना है तो पॉइंट के रूप में लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे? इन पौधों का तना कोमल तथा कमजोर होता है। इनमें पत्तियां पतली, कटी फटी तथा तैरने की अवस्था में होती हैं। इनमें पत्तियों में रंध्रों का अभाव होता है। जलीय पौधे स्पंजी व हल्के होते हैं। इन पौधों के सभी भागों पर जलरोधी मोम की परत पाई जाती है। तो इस प्रकार आप पॉइंटों में दे सकते हैं। और जो छात्र गांव में हैं, गांव से हैं, उन्होंने देखा होगा तालाब में, नदी में जो जलकुंभी होती है वो क्या होता है कि ऊपर से चिकनी चिकनी होती है। जब उसे तोड़ेंगे तो अंदर क्या जैसे स्पंजी टाइप का निकलता है। यानी इससे क्या होता है कि वो हल्की रहती है और चिकनी चिकनी है, तो इस वजह से क्या है वो उसे पानी में सड़ने से बचाती है। यदि आप अपने हाथ को पानी में कुछ घंटों डाले रहेंगे तो खाल आपकी जो त्वचा है वो क्या है एकदम वाइट सी होकर सिकुड़ जाएगी। तो क्या है और जो जलरोधी आपके पौधे होते हैं उनमें क्या होता है चिकनी होती है, तो जल का कोई प्रभाव ज़्यादा नहीं पड़ता है, उनके अंदर जल नहीं पहुंच पाता है चिकनी के कारण। अब देखते हैं इससे प्रश्न कैसे पूछे गए हैं कि पौधों के जल में रहने हेतु अनुकूलन की विशेषताएं लिखी है। तो विशेषताएं ये हमने बताई। जलीय पौधों के तने एवं पत्ती की एक एक विशेषताएं बताइए। तो तने और पत्ती की विशेषताएं हमने आपको बताई हैं, तो आप लिख सकते हैं ये तने और पत्ती की विशेषताएं हैं। ये लिख सकते हैं तना तथा पत्ती स्पंजी व हल्की होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं स्थलीय अनुकूलन की विशेषताएं। स्थलीय जंतुओं में अनुकूलन, स्थलीय जंतु में अनुकूलन हेतु विशेषताएं समझते हैं दोस्तों। अभी तक पौधे में देख रहे थे, अब जंतुओं में देखते हैं। अभी हमने आपको जलीय जंतु और जलीय पौधों में अनुकूलन की विशेषताएं बताई। अब नेक्स्ट देखते हैं स्थलीय अनुकूलन की विशेषताएं, पहले समझते हैं। तो इसमें देखते हैं स्थलीय जंतुओं में अनुकूलन हेतु विशेषताएं। जंतुओं में तो पॉइंटों के द्वारा समझते हैं। स्थलीय जंतु में प्रचलन के लिए चार पाद यानी चार पैर होते हैं चलने के लिए। इसमें सांस लेने हेतु विकसित श्वसन तंत्र होता है। स्थलीय जंतु बिल्ली, कुत्ता, शेर, बकरी, हिरन ये सभी आते हैं जो स्थल पर रहते हैं। यह फेफड़ों से सांस लेते हैं। ये आप पॉइंट लिख सकते हैं। और पौधों में क्या लिखेंगे? पौधे को पादप कहते हैं जीव विज्ञान की भाषा में। तो स्थलीय पौधों में अनुकूलन हेतु विशेषताओं में क्या लिखेंगे? इनका तना मजबूत व पत्तियां चमकीली और चौड़ी होती हैं। अधिक जल में यह सूख जाते हैं। इनमें रंध्रों द्वारा गैसीय आदान प्रदान होता है। जड़ तंत्र अधिक विकसित होता है। तो इस प्रकार आप लिख सकते हैं
ये क्या है आपके स्थलीय पौधों में अनुकूलन की विशेषताएं, स्थलीय जंतुओं में अनुकूलन की विशेषताएं बताई। अब देखते हैं दोस्तों मरुस्थलीय अनुकूलन, यानी जिसे पर्वतीय अनुकूलन भी कहते हैं, जिसे मरुद्भिद अनुकूलन भी कहते हैं। एक कई प्रकार से प्रश्न पूछा गया है। मरुस्थलीय जंतुओं में अनुकूलन हेतु विशेषताएं समझते हैं। इनकी त्वचा खुरदरी होती है, इनमें जल संचय करने की क्षमता होती है। जो मरुस्थल में जंतु पाया जाता है, जो ऊंट है या और भी जानवर पाए जाते हैं, उनकी जो विशेषताएं हैं, इनके शरीर पर अधिक बाल होते हैं, इनके पैर लंबे होते हैं। मरुस्थलीय जंतुओं के तलवे गत्तेदार होते हैं, जैसे ऊंट है रेत में चलने के लिए अनुकूलित है। मरुस्थलीय पौधों के अनुकूलन हेतु बस विशेषताएं, क्योंकि वहाँ पानी कम होता है, ये आप ध्यान रखें। बाष्पोत्सर्जन की क्रिया कम करने के लिए पत्तियां नुकीली तथा कांटों के रूप में पाई जाती हैं, जैसे नागफली है, सतावर है। नेक्स्ट पॉइंट है तना चपटा हरा व स्पंजी होता है, जो भोजन बनाने के साथ जल संचय करने के कार्य आता है, जैसे नागफली। नेक्स्ट पॉइंट है जड़ तंत्र अत्यधिक फैला हुआ और भूमि में जल प्राप्त करने के लिए अधिक गहराई में जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है पत्तियों में रंध्र गड्ढों में धसे रहते हैं, जिससे बाष्पोत्सर्जन की क्रिया कम होती है। तो इस प्रकार ये मरुस्थलीय राजस्थान वगैरह जहाँ पर मरुस्थलीय प्रदेश हैं, मरुस्थलीय जानवर पाए जाते हैं, मरुस्थलीय पेड़ पौधे उगेंगे। देखते हैं आपके पेपर में कैसे प्रश्न पूछे गए हैं। मरुस्थलीय पौधों की पत्तियां प्राय नुकीली क्यों होती हैं? इन पौधों की मुख्य विशेषताएं क्या हैं? तो आप लिख सकते हैं पर्वतीय क्षेत्र में पाए जाने वाले जंतुओं एवं पौधों के अनुकूलन हेतु क्या क्या विशेषताएं होती हैं, लिखिए। चौड़ी मोटी तथा कटीली संरचना वाले मरोद्भिद पौधे का नाम लिखिए। तो आप लिख सकते हैं, हमने ये लिखाया है, नागफली है, सतावर है, ये आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं वायवीय अनुकूलन की विशेषताएं। एक एक करके पॉइंट समझते हैं। कीटों में उड़ने हेतु अनुकूलन की विशेषताएं। इनका शरीर छोटा होता है, इनका शरीर हल्का होता है, इनके शरीर में श्वास रंध्र होते हैं, यह उड़ते समय 2 जोड़ी पंख फैलाते हैं। इसमें तितली, मधुमक्खी, घरेलू मक्खी आदि आती हैं। पक्षियों में समझते हैं, पक्षियों में उड़ने हेतु अनुकूलन की विशेषताएं। इनके शरीर का आकार नौकाकार तथा धारा रेखित होता है, आगे नुकीला टाइप का और पीछे चौड़ा, जिससे हवा को काटते हुए उड़े। इनके अग्रपाद की पंखों में रूपांतरित होते हैं, जो आगे के पैर होते हैं वो पंखों के रूप में रूपांतरित होते हैं। इनका शरीर हल्का होता है। इनकी हड्डियां खोखली एवं वायु से भरी होती हैं, जिससे इनका शरीर हल्का होता है। फेफड़ों से जुड़े वायु कोशों में हवा भर जाती है, जो उड़ते समय शरीर को हल्का रखते हैं। इसके अंतर्गत आपके तोता, कबूतर, गौरैया, कौवा, कोयल जो भी पक्षी हैं वो सभी आएंगे। और ये प्रश्न पूछा गया था आपका कीटों के उड़ने हेतु अनुकूलन की विशेषताएं बताइए, तो आप ये लिख सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, एक प्रश्न यहाँ से भी पूछा गया था, सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी बताइए। तो ये सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी है विषाणु युगलीना, जंतु और पादप के बीच की कड़ी है प्रोटोथीरिया, सरीसृप और स्तनधारी के बीच की कड़ी है आर्कियोप्टेरिक्स, ये सरीसृप और पक्षियों के बीच की कड़ी है। बेलेनोग्लोसस, ये अकशेरुकी और कशेरुकी के बीच की कड़ी है। प्रोटीरोस्पोंजिया, ये प्रोटोजोआ और पोरीफेरा के बीच की कड़ी है। नियोप्लिना, एनलिडा और मोलस्का के बीच की कड़ी है। पेरिपेटस, यह एनिलिडा और आर्थ्रोपोडा के बीच की कड़ी है। जो आपके पेपर में पूछा जाता है वो ये पूछे जाते हैं, सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी विषाणु, जंतु और पादप के बीच की कड़ी युगलीना। नेक्स्ट देखते हैं, हमारे शरीर में कितनी ज्ञानेंद्रियां पाई जाती हैं। तो ये ज्ञानेंद्रियां आप लिख सकते हैं, आँख, नाक, कान, जीभ, त्वचा। यह प्रश्न आया हुआ है। पौधों के विभिन्न भागों की संरचना नेक्स्ट वीडियो में कराएंगे। तो इस प्रकार आपने ये टॉपिक को समझा। हमारी कोशिश यही रहती है
कि आपको अच्छे से समझा दिया जाए। और जो भी हम आपको पढ़ाते हैं वो हम कोशिश यही करते हैं कि एनसीईआरटी किताबों से पढ़ाए जाए और एससीईआरटी किताबों से, क्योंकि उनमें जो फैक्ट दिए होते हैं वो एकदम ऑथेंटिक होते हैं, क्योंकि सरकार की मान्यता प्राप्त होती है। थैंक यू दोस्तों। वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर कर दिया करें। आपका कंप्लीट सिलेबस कराया जाएगा। आप परीक्षा स्टडी यूट्यूब चैनल से जुड़े रहें। हमने पहले भी कराया है फर्स्ट सेमेस्टर 2021 बैच को, और उनका रिजल्ट भी अच्छा आया है। थैंक यू दोस्तों।